हेलो एवरीवन, मैं सीए श्रद्धा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडेक्सी क्लासेस में। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी अपने 10th एग्जाम को पास कर लिए एक फ्लाइंग कलर्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ। और अब आपने कॉमर्स को अपने एक स्ट्रीम के तौर पर चुना है और आप इसी में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो इसके मेन सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से हैं? अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सीबीएसई सिलेबस की बात करूं तो एक सब्जेक्ट शायद इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी है मुझे आइडिया नहीं है, राइट। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें भी आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग। ठीक है, और आप अपना सबसे ज्यादा टाइम अगर कहीं डिवोट करोगे, सबसे ज्यादा टाइम अगर कहीं दोगे तो अकाउंटिंग में दोगे। जैसे कि अगर मैं क्लास 10th तक की बात करूं तो आप सबने अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ दिया है मुझे बता। आई नो सबने कहाँ दिया, सबने एक ही सब्जेक्ट पे दिया हुआ, दैट इज मैथ्स। है ना। हम सब अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अप टू क्लास 10 अगर किसी सब्जेक्ट में डिवोट करके आ रहे हैं तो मैथ्स या तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है तो हम डिवोट करते हैं, या हमें वो टफ लगता है तो डिवोट करते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही कि अकाउंट्स एक टफ सब्जेक्ट है, बट कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और समझ आ जाए तो बहुत इजी सब्जेक्ट। रीजन, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिक है। एक बार समझ आ गया, कहा आपको कुछ भी मगअप करने की जरूरत, जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स में मगअप करने की जरूरत पड़ती है, याद करने की जरूरत पड़ती है डेटास को, थ्योरीज को, ऐसा इसमें नहीं है। ये सिंपल लॉजिक पे चलता है, राइट। चलिए, इसी के साथ हम अपना चैप्टर, अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या बोली? मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला, बताएगा कोई? मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक क्या बोली? ठीक है, मैंने बोला है कॉमर्स क्या, मैंने बोला क्या है? कॉमर्स इक्वल या अकाउंटिंग इक्वल कॉमर्स, राइट। हमने यही बोला है, हम यही पढ़ने वाले। अब इसमें सबसे पहले बात आती है, ठीक है, कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, हमें अकाउंटिंग पढ़ना है, हम अकाउंटिंग से डिवोट करने वाले हैं। एक लॉजिकल चैप्टर है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, एक इजी सब्जेक्ट है। सब समझ आ गया मैडम, सब कुछ। अब ये तो बता दो अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, अकाउंटिंग ना, इस दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सच बता रही हूँ, इस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अकाउंटिंग ना करता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अकाउंटिंग ना करता हो। वो एक 5 साल का बच्चा है तब भी वो अकाउंटिंग करता है, एक 80 साल का बुढ़ा है तो भी वो अकाउंटिंग करता है। ठीक है, 80 साल का बुजुर्ग है तब भी वो अकाउंटिंग करता है। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति, कोई भी जेंडर हो, मैन, विमेन, कोई भी हो, एवरीवन इज डूइंग अकाउंटिंग। आप बोलोगे हैं मैम सब कोई अकाउंटिंग कर रहा है, क्या बात कर रही हो? हाँ, सब कोई नोइंगली या अननोइंगली क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखना। ठीक है, हिसाब किताब रखना, राइट। अब देखो, एक 5 साल का बच्चा भी होता है ना, उससे भी अगर आप 100 रुपए दोगे और उससे पूछोगे क्या है कि आप इसका क्या लोगे, क्या करोगे, पैसे कितने बचे, भी उसका पूरा अंदाजा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आपको भी, जैसे मैं एक बात करूं, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, मान लो आपको पॉकेट मनी मिली 500 रुपए, तो उसमें आपको पूरा पता होता है कि भाई मैंने 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, मैंने 100 रुपए के दोस्तों के साथ मोमोज खा लिए, मैंने 100 रुपए अपने किसी दोस्त को उधार दे दिए। इस तरीके से करके मैंने 300 रुपए खर्च कर दिए और मेरे पास कितना बचा? 200। आपने क्या किया? आपने नोइंगली या अननोइंगली क्या किया? आपने हिसाब रखा, आपने किताब रखा, हिसाब किताब रखा ना। आपके दिमाग में नोइंगली या अननोइंगली वो चीज है, चाहे आपने और उसको कहीं रिकॉर्ड किया हो या ना किया हो, तो हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ये क्या है? ये एक तरीके अकाउंटिंग है। लेकिन हमें ऐसी अकाउंटिंग नहीं पढ़नी। जब हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग पढ़ने की बात करते हैं, तो हम किसके अकाउंटिंग की बात करते हैं? हम बात करते हैं बिजनेस अकाउंट।
इसकी बात करते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग। यानी हम अकाउंटिंग किसकी करने वाले हैं? हम अकाउंटिंग करने वाले हैं बिजनेस, ठीक है। किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं? बिजनेस की। ओके, अब हम बिजनेस की अकाउंटिंग सीखेंगे। यानी आप जो क्लास 11th में पढ़ोगे, आप क्लास 12th में पढ़ोगे, वो क्या है? बिजनेस अकाउंट। उसके बाद अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हो तो भी उसमें आप पढ़ोगे, तो आप किसकी अकाउंटिंग पढ़ोगे? बिजनेस की अकाउंटिंग। हम जो भी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं वो किसकी पढ़ने वाले हैं? बिजनेस की पढ़ने, ठीक है। क्योंकि छोटे मोटे ये अकाउंटिंग हिसाब किताब रखना तो सब करते हैं, लेकिन बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका एक तरीका है ना, तो हम उसी तरीके को अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में सीखने वाले। अब सवाल आता है कि अकाउंटिंग क्या है? क्या अकाउंटिंग एक दिन बैठकर की जा सकती है? क्या अकाउंटिंग पूरे साल चलती रहती है? होता क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। क्या है? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, मतलब ये चलता रहता है पूरे साल, अकाउंटिंग प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस को समझेंगे कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है और ये कैसे चलता रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, मेरे एक दोस्त है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मिस्टर टिंकू, ठीक है। मिस्टर टिंकू को एक चीज की जल्दी थी, वो है पैसा कमाने। किसकी जल्दी थी? पैसा कमाने। देखा भाई आजकल के स्टूडेंट्स मोमोज बहुत खाते हैं, तो उसने क्या किया? मोमोज का बिजनेस स्टार्ट किया और उसका नाम रखा कॉमर्स मोमोज वाला। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा कॉमर्स मोमोज वाला, CMW। क्या नाम रखा? CMW। BMW होती तो कितना होगा ना। इसने नाम रखा कॉमर्स मोमोज वाला, और ये कॉमर्स मोमोज बेचना ऐसे चालू कर दिया। अब इसने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था ना बच्चों, वो किया था 1 अप्रैल 2024 को, राइट। अब ये पूरे साल इसने बिजनेस किया 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 किया। अब डेट आ गई क्या? 31 मार्च 2025। मान लो एक बात की बात कर रही हूँ, ये आ गया इसका ईयर एंड। क्या आ गया? ईयर एंड। ये आ गया इसका ईयर एंड। अब इसने पूरे साल क्या क्या किया होगा मुझे बताओ? इसने पूरे साल बहुत कुछ किया होगा। जैसे देखो, इसने पूरे साल क्या किया होगा? इसने सेल की होगी, राइट, परचेज की होगी, इसने आपका कोई रेंट का एक्सपेंस किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस किया होगा, बहुत सारे खर्चे किए होंगे। हमारे 4 एक्सपेंस है। सेल की होगी, सेल तो भाई समझ में आ रहा है, क्या सेल किया होगा? मोमोज सेल किए होंगे। परचेज क्या किया होगा? इसको बनाने के लिए उसने वेजिटेबल परचेज की होगी, राइट। इसको बनाने के लिए उसने ऑयल परचेज किया होगा, इसको बनाने के लिए उसने, ठीक है, मैदा परचेज किया होगा, ठीक है, जिसको अपन ऑल यूज फ्लोर बोलते हैं। ये सारी चीजें उसने, ऑल पर्पस फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, और इसके साथ भी उसने बहुत सारी चीजें और परचेज की होगी, जैसे कि आपका सॉल्ट है, आपके मसाले हैं, सारी चीजें उसने परचेज की होगी, ठीक। जिस दुकान पे बेच रहा था उसका रेंट दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा, इस तरीके से बहुत सारे खर्चे किए होंगे, राइट। और इसने, मिस्टर टिंकू ने बिजनेस खोला कि भाई मोमोज बहुत बिकते हैं, मैं मोमोज बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। इसने ये सोच के बिजनेस चालू किया, साल भर बिजनेस किया और आ गई ईयर एंड। अब ईयर एंड को ऐसे बैठ क्या कर रहा है? बैठ के सर खुजला रहा है। मैं इसके पास पहुंची, क्या हुआ मिस्टर टिंकू भाई साहब? आप बिजनेस कर रहे थे, अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा था, आप खुश भी थे, अब ये ईयर एंड बैठ के सर क्यों खुजला रहे हो? बोलता है इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, इतना सब कुछ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ है। इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये है वो है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अच्छा, ठीक है मैं बताती हूँ, मैं सीए हूँ। मैंने क्या बोला? ठीक है मैं बताती हूँ, मैं सीए हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई मैं बताती हूँ। मैंने क्या बोला? मैं बताती हूँ। बोलता है तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो एक काम करो, तुम्हारे जितने भी बिल्स हैं, क्या है, तुम्हारे जितने भी बिल्स हैं वो सारे ले आना, ठीक है। वो क्या करता है? अगले दिन मेरे पास आता है, अगले दिन मेरे पास आता है और सारे बिल्स ले आता है, ठीक है। कोई बिल्स नहीं छूटता उससे, सारे बिल ले आता है वो, ठीक है।
वो मेरे पास सेल का बिल ले आता है, कहता है देखो ये मेरी सेल हुई, ये मेरे सेल का बिल है, ये बिल देखो ये मेरे परचेजेस के बिल हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर कहता है ये देखो, क्या ये मूवी, यार मुझे माफ, क्या है, क्या है स्पेलिंग सही, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं ई और आई में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। ठीक है, ये मेरी मूवी की टिकट है, ठीक है, ये मैं डिनर करने गया था, ये मेरा उसका खर्चा है। फिर मैं एक अम्यूजमेंट पार्क गया था, क्या ये उसका खर्चा है। ये मैंने रेंट पे किया, ये उसका बिल है। ये इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे बिल लाके वो रख देता है। मैंने पूछा टिंकू एक बात बता मेरे को, तेरे को प्रॉफिट किसका निकलवाना है, तेरे को प्रॉफिट किसका निकलवाना है, बिजनेस का या खुद का। बोलता है बिजनेस का निकलवाना है। अच्छा, बिजनेस का निकलवाना है, पता है ना तेरे को। बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे बिजनेस का ही प्रॉफिट निकलवाना है। तो ठीक है, मैंने कहा अच्छा मुझे बता भाई मेरे, ये जो मूवी का खर्चा तूने किया ये तेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ये तू डिनर पे गया ये तेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, तू अम्यूजमेंट पार्क में फन के लिए गया, मजे के लिए गया, तेरे बिजनेस से रिलेटेड है। बताओ, क्या मूवी डिनर या अम्यूजमेंट का ये जो तूने 3 खर्चे किए ये बिजनेस से रिलेटेड है, क्या इनका यूज मोमोज बनाने में हो रहा था या मोमोज बेचने में हो रहा था, किस तरीके से इसका तू कर रहा था यूज, क्या बिजनेस से रिलेटेड, कहता नहीं। मैंने कहा हाँ ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमें कौन सी ट्रांजेक्शन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन चाहिए। कौन सी ट्रांजेक्शन चाहिए, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन चाहिए। तो हमारा पहला जो स्टेप है, हमारा जो पहला जो ये है प्रोसेस है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, स्टेप 1, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो बिजनेस के हैं भी या नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन लेते हैं, बिजनेस के, ठीक है, स्टेप 1। अब इसके बाद आता है स्टेप 2। क्या है भाई स्टेप 2, स्टेप 2 है मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी के टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेंकू से बोला भाई ये बता तूने साल भर में कितने मोमोज बेचे, मेरे को बोलता है मैंने साल भर में ना लगभग लगभग, मैंने साल भर में लगभग लगभग 30,000 प्लेट मोमोज के बेच दिए। कितने बेचे हैं, बोलता है 30,000 प्लेट बेचे हैं मैंने मोमोज के। कितने बेचे, मैंने 30,000 प्लेट बेची है साल भर की। अच्छा तूने 30,000 प्लेट बेची मोमोज की, वो तो ठीक है मेरे भाई, तूने 30,000 प्लेटें बेच दी मोमोज की, एक प्लेट की कीमत क्या थी, इतनी भी सेल हुई। बोलता अच्छा, एक प्लेट में 100 रुपए की बेचता था। मैंने कहा अच्छा, तो तूने साल भर में कितने की सेल करी, तूने साल भर में 30 लाख की सेल कर दी। हाँ मैंने साल भर में 30 लाख की सेल। ये क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ मनी है। क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी है। देखो जब तक वो मेरे से कह रहा था उसने 30,000 की सेल करी, तो क्या मैं 30,000 प्लेट उसने बेची, क्या मैं 30,000 प्लेट को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। हमें प्रॉफिट किस टर्म में होता है, मनी के टर्म्स में। प्रॉफिट हम किस टर्म्स में निकालते हैं, मनी के टर्म्स। भाई मुझे यार इस साल बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, मुझे इस साल बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, मुझे इस साल बिजनेस में 2 लाख का लॉस हुआ, ये सब क्या है, मनी है, पैसा है। हम जब प्रॉफिट पैसे के टर्म्स में निकालते हैं ना, इसलिए हम अकाउंटिंग में हर चीज को किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं, मनी के टर्म्स में। मुझे अगर बोला उसे 30,000 प्लेटें बेची, मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ओके। अब बता भाई तूने परचेज कितनी करी थी साल भर में, बोलता है मैंने साल भर में 100 किलो मैदा खरीदा था, 100 केजी। मैंने कहा तूने 100 केजी मैदा खरीदा था, बोलता है हाँ।
तो भाई फिर वही गलती कर रहा है तू, मेरे को तो मनी के टर्म्स में चाहिए ना, मैं ये थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा तूने साल भर में 100 kg, तुम ये बता किस रेट से खरीदा। बोलते यार मैंने साल भर में 100 kg मैदा खरीदा था 150 के रेट से। मैंने कहा अच्छा, तो यानी तूने साल भर में 15,000 का मैदा खरीदा है। हाँ तो 1,000 कर लो यार, 30 लाख की सेल के आगे 1.5 लाख का मैदा खरीदा है। 1,000 किलो मैदा खरीदा था तूने साल भर में 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी तूने 1.5 लाख का मैदा खरीदा। हाँ क्योंकि तूने भाई 1,000 किलो मैदा खरीदा, वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो मनी के टर्म्स में तुमने मुझे नहीं बताया। यानी हमें सारी की सारी चीजें किस टर्म्स में चाहिए, मनी के टर्म्स में। 1.5 लाख का उसने मैदा खरीदा। अब देखो कौन सी चीजें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती। आपने जो बेचा तो आप मनी के टर्म्स में मेजर कर लोगे, आप जो बाजार से खरीद के लाए परचेज करके लाए वो भी आप मनी टर्म्स में मेजर कर लोगे। फिर ऐसी कौन सी चीजें जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर टिंकू जी जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा मोमोज बनाने वाला वर्कर रखा हुआ था, ठीक है, हाईली एफिशिएंट वर्कर था वो, बहुत टेस्टी मोमोज बनाता था, सब कुछ करता था। उसकी जो स्किल्स थी वो टॉप क्लास थी। क्या उसकी जो स्किल थी इस, है मतलब स्किल है, तो आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मिस्टर टिंकू ने जो मिस्टर रामू को एम्प्लॉय कर रखा था मोमोज बनाने के लिए, जो मिस्टर रामू मोमोज बनाता था मिस्टर के, उसके जो स्किल्स थे मोमोज बनाने के वो 10,000 रुपए वाले थे, या उसकी स्किल जो थी मोमोज बनाने की वो 1 लाख रुपए वाली थी। मैंने अगर अब मैं कहती हूँ, आपने कहा 1 लाख रुपए वाली थी, मैंने कहा बताओ कैसे 1 लाख रुपए की ही थी, वो 10 लाख की भी तो हो सकती है, वो 1,000 की भी हो सकती है। मैं आपसे लड़ने लग जाऊंगी या कोई भी आपसे लड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो आप किसी की स्किल को, किसी की इफेक्टिवनेस को, किसी की एफिशिएंसी को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो पहला क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजेक्शन कौन सी होनी चाहिए, बिजनेस की। दूसरा, हमें ये पता करना है कि हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो हाँ, ठीक है। चलो हमने कर लिया। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, देखो स्टेप 3। स्टेप 3 होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने उससे पूछा, ठीक भाई तेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, तूने साल भर जो सेल करी, तूने परचेज करी। बोलता है हाँ हाँ, मैंने जितनी सेल करी मैंने सबके बिल काटे थे, मेरे पास सेल्स के पूरे रिकॉर्ड है। मैंने जो परचेज करी उसके भी पूरे बिल काटे थे मेरे, उसके भी पूरे रिकॉर्ड है। रेंट वेंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इनको रिकॉर्ड करने की बारी आती है, तो हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है, हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास सेल का भी बिल है, राइट, हमारे पास परचेज के भी बिल हैं, हमारे पास एक्सपेंस के भी बिल हैं, हमारे पास रेंट इलेक्ट्रिसिटी सबका है ना, सबके हमारे पास बिल्स हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें रिकॉर्ड करते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, देखो हम इसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं एक, क्या गया हुआ नहीं, हम इसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में। ए भाई उठ जा, क्यों नहीं उठ रहा। है? हम इसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। डिलीट भी नहीं हो रहा है, चलो उस बोलते हैं, उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। हम इन सारी ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है जर्नल, ठीक है। ऐसी एक बुक होती है हमारे पास, एक ऐसी बुक होती है, बड़ी सी बुक होती है अच्छी, ठीक है। इसमें हम अपनी सेल भी रिकॉर्ड करते हैं, परचेज भी रिकॉर्ड करते हैं, फिर सेल आ गई तो फिर सेल कर लेते हैं, फिर एक्सपेंस कर लेते हैं, फिर रेंट कर लेते हैं, फिर सेल कर लेते हैं, ठीक है।
फिर परचेज कर लेते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन इस बुक में क्या करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये जो बुक में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं ना, इस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल। इस जर्नल को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से, एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लोग इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, देखो इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली बार हम ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं, हम सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, इसलिए हम इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट। भाई इसको डिलीट करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बात आती है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम कैसे करते हैं, उसको हम करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, बहुत सिंपल, डेट वाइज। कैसे, डेट वाइज। और सिंपल शब्दों में कहूं, जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसी ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेल करी थी 20 मई को, एक सेल करी 21 मई को, तो पहले आप कौन सी सेल रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, 20 मई वाली, उसके बाद आप कौन सी करोगे, 21 मई वाली, राइट। अब 20 मई की जैसे बात करते हैं, अब 20 मई को आपने सेल करी थी, मान लो 2 सेल करी, ठीक है, एक सेल आपने 20 मई को करी 5 बजे, ठीक है, शाम के, और एक सेल आपने करी थी 20 मई को दिन के 12 बजे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे। तो पहले कौन सी सेल रिकॉर्ड होगी, दोपहर के 12 बजे वाली सेल रिकॉर्ड होगी, उसके बाद शाम के 5 बजे वाली सेल, यानी जो ट्रांजेक्शन पहले अकर हुई है उसको पहले, फिर जो बाद में हुई है बाद में, यानी क्रमशः। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रमशः, जिस क्रम में आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसी क्रम में आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। जनरली डेट वाइज बोला जाए, लेकिन डेट में भी आप पहले उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो कि पहले हुई हैं टाइम वाइज, राइट। चलो, तो हमारा तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हमने ये जान लिया कि हमने सारी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता भी होगा और नहीं पता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगला आता है स्टेप 4, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सुनना, आपने अभी क्या बनाया था, थोड़ी देर पहले जर्नल बनाया था, राइट। जर्नल में आपने सेल भी रिकॉर्ड करी थी, परचेज भी रिकॉर्ड करी थी, एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करे थे, रेंट भी था, इलेक्ट्रिसिटी भी था, और दुनिया जान की जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन थी बिजनेस में, आपने सब की सब जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। अब आपको पता करना है कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई। तब क्या करोगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टर उठाओगे, मान लो एक इस तरह का एक रजिस्टर बन जाएगा। अब उसमें आप क्या करोगे, अब आप उसमें देखोगे क्या इस पेज में सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, हाँ एक सेल है, मिल गई, रिकॉर्ड करो। दूसरे में क्या इसमें सेल है, सेल सेल, हाँ सेल है, मिल गई, रिकॉर्ड करो। इस पेज में सेल है, सेल सेल, नहीं नहीं है सेल, फिर तीसरे। देखो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, कितना हेक्टिक है। सेल की ट्रांजेक्शन ऐसी ढूंढोगे, फिर ऐसी परचेज की ढूंढोगे, फिर ऐसी रेंट की, इसकी, अरे हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत थकावट भरा काम है। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को सेपरेट रिकॉर्ड, पहले हम सबसे फर्स्ट टाइम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, उसी के साथ हम उसके सेपरेट लेजर में भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई हम कैसे करते हैं, देखो क्लासीफाई हम कैसे करते हैं, क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग बुक बना देते हैं। जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये परचेज है,
ये रेंट की हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। जैसे कि ये सेल हो गई, परचेज हो गया, ठीक, ये रेंट हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ऐसा नहीं, अब क्या होगा, सेल में सारी सेल आपकी जितनी भी सेल के ट्रांजेक्शन होंगे हम सेल में डाल देंगे, जितनी परचेज की होगी हम परचेज के बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, जितनी रेंट की ट्रांजेक्शन होगी रेंट की बुक में, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की होगी इलेक्ट्रिसिटी की बुक में। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर देंगे, सेल की एक तरफ, परचेज की एक तरफ, रेंट की एक तरफ, इलेक्ट्रिसिटी की एक तरफ, और कोई ऑफिस शॉप एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है तो उसकी एक तरफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और जो हमने अलग अलग बना रखा है ना, सेल, परचेज, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनको हम क्या बोलते हैं, लेजर। हम सबके क्या बनाएंगे, सेपरेट लेजर। और बिजनेस में ना नंबर ऑफ लेजर हो सकते हैं कि कोई गिनती नहीं है, क्या है, कोई गिनती नहीं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लेजर, राइट। और इन्हीं लेजर को क्या कहा जाता है, इन्हीं लेजर्स को कहा जाता है, इन्हीं लेजर को क्या कहा जाता है, बुक ऑफ, अभी हमने पढ़ा था बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इनको बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, अच्छा लेजर को क्या बोलेंगे भाई, ठीक है। लेजर को से बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन जर्नल के बाद रिकॉर्ड होती है। लेकिन प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री का कोई बोलेगा तो क्या है, वो आपका जर्नल है। तो बेसिकली हमने लेजर में क्या किया, हमने लेजर में क्या किया, बताएगा कोई, हमने लेजर में क्या किया, हमने क्या किया, सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो सेम ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक जगह पे लिख लेते हैं, सेम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, एक जगह पे लिख लेते हैं। ये होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आता है आपका अगला स्टेप, ठीक है। और अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप होता है आपका समराइजेशन। क्या होता है, फिफ्थ स्टेप आता है समराइजेशन। समराइजेशन में क्या करते हैं, तो अभी आपने क्या किया था, अभी आपने सबसे पहले एंट्री स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी, बिजनेस की है कि नहीं, हाँ भाई बिजनेस की, ठीक है। क्या मनी में मेजर हो सकती है, बहुत अच्छी। फिर आप सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, आपने देखा क्या रिकॉर्डिंग हो गई है जर्नल में, हो गई है। जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड होती है, आइडेंटिफाई करना कुछ भी वहां से पता करना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, उसके बाद फोर्थ स्टेप में ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया, सेपरेट लेजर बनाए और सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड हो गया, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है समरी, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हमें मदद मिले। तो इसमें हम क्या करते हैं, समराइजेशन में, हम समराइजेशन में सबसे पहले, हम समराइजेशन में सबसे पहले करते हैं टोटलिंग, ठीक है, या बैलेंसिंग ऑफ ऑल लेजर। क्या करते हैं, टोटलिंग या बैलेंसिंग करते हैं हम सारे लेजर्स की, कि भाई हमने सही टोटल लगाए लेजर्स के, ठीक है, हम सारे लेजर्स के टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं सेकंड ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट क्या होता है, जितने भी आपके लेजर्स हैं, जितने भी लेजर्स हैं, 100, 200, 500, 600, या बिजनेस छोटा है तो 10, 5, 4, 3, 2, 1, जितने भी आपके लेजर हैं, ये आपके लेजर हैं, सारे के सारे लेजर का बैलेंस आप कहाँ लिखते हो, आप एक पेपर पे एक जगह बन पे सारे बैलेंसेस लिखते हो। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, राइट, ऐसा दिखता है, राइट। डेबिट, ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे सेल, सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड, फिर आप लिखोगे परचेज, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड, फिर आप लिखोगे रेंट, रेंट एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड, इस तरीके से। तो वो बैलेंस किसका डेबिट है क्रेडिट है वो हम आगे सीखेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं, अभी तो हम सिर्फ अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझ रहे हैं। इस तरीके से एक स्टेटमेंट बन जाता है ट्रायल बैलेंस का,
ठीक है, हम सारे लेजर के बैलेंसेस लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में, और हमें वहां से पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा सेल, टोटल सेल कितना है, हमारी टोटल परचेज क्या है, मैं दिन साल भर में कितना रेंट का एक्सपेंस किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी किया, सब हमें एक पेपर पे, एक प्लेन सिंगल का प्लेन पेपर पे, सिंगल पेज ऑफ पेपर पे हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं कि हमारा क्या क्या है। इसके बाद जिसके लिए हम इतनी देर से माथा पच्ची कर रहे थे वो बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फोर्थ हमारा बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो इसमें क्या आता है, इसमें आपके सारे आते हैं रेवेन्यू, आपकी जितनी सेल एंड एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन है वो यहाँ आते हैं। क्या आते हैं, यहाँ पे आपकी सेल और एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन आते हैं, राइट। बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में आता है असेट्स और लाइबिलिटी। देखो सेल्स और एक्सपेंस तो सबके समझ में आते हैं, लेकिन असेट एंड लाइबिलिटी क्या है, तो असेट की बहुत सीधी सी बात है, असेट का मतलब होता है जो मैं ओन करती हूँ वो मेरा असेट है, लाइबिलिटी जो मैं ओ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए कहीं से लैपटॉप खरीदा और मुझे उसके पैसे देने हैं, वो मैं क्या करती हूँ, ओ करती हूँ, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पैसा देना है, राइट, वो मेरी लाइबिलिटी है। सेम मैं एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाई थी, उससे मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, उससे मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, वो मेरा अधिकार है, तो वो मेरा क्या है, असेट है। तो आप जो ओन कर रहे हो वो आपका असेट है, और जो आप ओ कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी। और अच्छे से समझेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे अगले चैप्टर में, बट अभी के लिए आप इतना समझ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समराइजेशन इस स्टेप। अब लगता है समरी बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, खत्म, अब क्या होगा, अरे रुको रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी तो बचा है। क्या बचा है, देखो बताती हूँ क्या बचा है। देखो स्टेप 5 के बाद आते हैं स्टेप 6 पे। ठीक है, स्टेप 6 आपका होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। देखो मैं बताऊं, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन, आपका रिजल्ट आता था, आपकी माता रानी आपको रिजल्ट देती थी, उसके बाद या तो आपको मिठाई मिलती थी या उसके बाद ठुकाई मिलती थी। मिठाई और ठुकाई जो आपको मिली आपके रिजल्ट के बाद, वो इसी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की वजह से मिली। जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कौन करता था, आपकी माता जी करती। फॉर एग्जाम्पल आप के पिछला यूनिट टेस्ट हुआ था, आपके मैथ्स में आए थे 50 में से 30 नंबर, ठीक है। अगला यूनिट टेस्ट हुआ, सेकेंड यूनिट टेस्ट, तो आप 50 में से 20, पहली बार में 30 थे, इस बार में 20 थे। अब पता है आपको मिठाई मिलेगी या ठुकाई मिलेगी, क्यों, क्योंकि एनालिसिस करने पे रिजल्ट का ये पता चला बेटा कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो गिर गई है। क्या हो गई है, गिर गई है, 30 से 20 पे आ गई है, यानी कि परफॉर्मेंस खराब हुई। सेम विद द बिजनेस, बिजनेस में भी एनालाइज करते हैं क्या प्रॉफिट पिछले साल से बढ़ा है या घटा है। अगर आपका रेवेन्यू घट गया है, क्या उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आपका बढ़ा है या घटा है, या प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, ठीक है ना, क्या है। अगर ठीक है प्रॉफिट बढ़ रहा है तो रीजंस क्या है, ठीक है, अगर घट रहा है तो रीजंस क्या है, हम इसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज और इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 7, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब आप लोग बोलोगे कम्युनिकेशन, अच्छा एक बात बताना, सच सच बताना, किस किस के रिजल्ट का कम्युनिकेशन हुआ है। यहाँ कोई है जो ये बोल सकता है कि नहीं मेरे रिजल्ट का आज तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ, है कोई जो ये बोल सकता है कि नहीं मेरे रिजल्ट का आज तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मेरे रिजल्ट का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। मैं हकीकत बता रही हूँ, सबके रिजल्ट का कम्युनिकेशन, रिश्तेदार का फोन तुरंत आता है, आपके 10th के रिजल्ट आएंगे, आपके बेटे के कितने मार्क्स आए, परसेंटेज आए, किसमें कितना हुआ, है ना। अगर बहुत अच्छे परसेंटेज आए, मम्मी पापा बहुत खुश हो जाए तो वो खुद कॉल करके बताते हैं कि मेरे बच्चे की तरह परसेंटेज किया, क्या मेरे बेटे ने ना इतना स्कोर किया, मेरी बेटी ने तक, बताते ना। आपके रिजल्ट का कम्युनिकेशन इन द सेम वे कंपनी भी अपने रिजल्ट, कंपनी का रिजल्ट क्या है, कंपनी का रिजल्ट है उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है। कंपनी भी अपने रिजल्ट्स को लोगों को कम्युनिकेट करती है,
अब आप कहोगे क्यों कम्युनिकेट करती है, मत करे भाई, इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कम्युनिकेशन इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कह सकती कि मुझे कम्युनिकेट नहीं करना, कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप रिलायंस की, टाटा की और हमारे इंडिया के जो भी बड़े बिजनेसेस हैं, या जो बाहर के भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, वॉलमार्ट है, ठीक है, आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इन सब के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट गूगल में जाकर सर्च कर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करने की। क्यों है? क्यों ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो ये जान सकें कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी, हमें पैसा बिजनेस में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो उनके एम्प्लॉयज है वो ये जान सके कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या प्रॉफिट कंपनी लॉस में चल रही है, हमें इसी कंपनी में रुकना चाहिए कि हम आगे दूसरी नौकरी ढूंढें। ठीक है, बैंकों को ये पता चल जाए कि भाई कंपनी की हालात क्या है, हमें पैसा मिलेगा कि नहीं, यानी जो भी यूजर्स हैं वो समझ सकें कि कंपनी क्या कर रही है और अपने डिसीजन आगे ले सकें। इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट है। हमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा? देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, अकाउंटिंग के स्टेप्स की बात की जाए तो अकाउंटिंग के कौन कौन से स्टेप हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद मनी में मेजरेबल होना चाहिए, के बाद उसकी रिकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, देन समराइजेशन, ठीक है, थर्ड क्या होना चाहिए, सॉरी समराइजेशन थर्ड कह रही हूँ, सिक्स्थ क्या होना चाहिए? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, राइट, लास्ट कम्युनिकेशन। इतनी सारी चीजें, यही 7 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंटिंग में बस यही पढ़ना है, यही 7 स्टेप्स हैं आपको अकाउंटिंग में पढ़ने हैं। और चाहे आप 11th-12th पढ़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करो, दुनिया में कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्स करो, आपको यही 7 स्टेप सिखाने वाली है कोई भी और इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग क्लास या कुछ। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप मेरे साथ इस क्लास में बने रहते हैं, कभी भी किसी ने अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल वे में पढ़ाने का ट्राई नहीं किया है विथ एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बट आई विल डू दैट। लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है अकाउंटिंग पढ़ते वक्त कि किस तरीके से ये रियल वर्ल्ड में काम कर रहा होगा, क्या रियल वर्ल्ड में भी इतना ही डिफिकल्ट होता है टास्क? तो अगर आप मेरे साथ इसमें बने रहेंगे तो आगे मैं आपको टैली पर लाइव दिखाऊंगी कि किस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस रियल वर्ल्ड में काम। ठीक है, अभी आप अकाउंटिंग के बेसिक्स को समझ रहे हैं तो अभी तो कुछ दिखाने है नहीं, लेकिन हाँ, आज आपने समझ लिया ना कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे उसके प्रोसेसेस होते हैं। तो आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाकर आज क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है, ये जो क्लास नोट आप देख रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी, आप वहां जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेपरेट चैनल है फॉर क्वेरी, मतलब दोनों चैनल है, व्हाट्सएप पर भी है और टेलीग्राम पे भी है। आपको जो फिजिबल लगे आप वो चैनल ज्वाइन करें। अगर आपको फिजिबल लगता है व्हाट्सएप चैनल तो व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको फिजिबल लगता है टेलीग्राम तो टेलीग्राम चैनल, दोनों पे जाएगा, आप किसी एक चैनल को ले लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, पहला। दूसरा,
एक क्वेरी के लिए चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पर। अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप वहां पे मुझे मैसेज भेजकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको रियल टाइम पे जवाब मिल जाएंगे आपकी क्वेरीज के। अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है मेरे से तो वो मेरे से उसी क्वेरी चैनल पे पूछ सकता है। बट ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही अवेलेबल है। और एक और इन्फॉर्मेशन जो देना चाहती हूँ वो ये कि अगर कोई चाहता है कि वो गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम या वगैरह पे क्लासेस चाहते हैं तो वो क्लासेस भी अवेलेबल हैं हमारी तरफ से। हम रिकॉर्डेड क्लासेस राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये चाहें कि हमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हो तो अवेलेबल नहीं है अभी। वो भी धीरे से अवेलेबल हो जाएगा। बट जब तक वो चीज अवेलेबल नहीं है तब तक आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।